ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक मिनट। तो जिनके जो भी डाउट्स हैं ग्रुप में भेजो, एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो 1-1.5 घंटे डाउट क्लास करते हैं, अगले 1.5 घंटे हम लोग 2023 का PYQ डिस्कस करेंगे, ठीक है। 2023 या 2013? सॉरी 13, 23 का तो कर चुके हैं ना हम लोग, 13 का। और एक बार जैम का जब खत्म हो जाएगा ना, तो फिर इसी में गेट का भी शुरू कर लेंगे। वहाँ हमने 2023 से गेट बैच में स्टार्ट किया है। तो मतलब गेट बैच में जो है ना, बैच 6 है, उसमें गेट का हम कराएंगे 23, 22, 21, 20, 19 5 कराएंगे। बाकी जो 18 से 2005 वाला है वो इसी बैच में कराएंगे, जैम के जो चल रहा है ना, बैच 3। क्योंकि 2018 से पहले जो आते थे ना क्वेश्चंस स्टैटिस्टिक्स के, वो जैम के सिलेबस वाला ही आता था, ठीक है ना। एक्स्ट्रा 2019 से स्टार्ट हुआ है। तो वो जो हम करा रहे हैं बैच 6 में 19, 20, 21, 22, 23 का कराएंगे गेट का। बाकी 2005 गेट से लेकर 2018 गेट तक का इसी जैम के साथ ही हो जाएगा। चलिए, तो सर मैंने मॉक टेस्ट 16 दिया था प्रोबेबिलिटी का सर, उसमें मेरा कुछ भी स्कोर नहीं रहा सर। पता नहीं सर, मतलब थोड़ा समझ भी आया सर मेरे को। कुछ नहीं सबमिट किया था आपने? कितने मार्क्स आए थे? सर कुछ भी नहीं आया सर, 2.5 थे सर बस। तो आपको इम्प्रूव करना, चलो कम से कम 2.5 तो आया। मतलब फर्स्ट टेस्ट आपने दिया और 2.5 नंबर आए, तो चलो 0 से तो बेटर ही है। अब आपको उसको 2.5 को ले जाना है 50-60 तक खींच के। तो धीरे धीरे होगा ना, 100 टेस्ट हैं। आप अटेम्प्ट करो, गलतियां करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलतियां करो। उस टेस्ट को दोबारा सॉल्व करो, जो जो मिस्टेक्स आपके हुए हैं आप उसको फिर से सॉल्व करो उन क्वेश्चंस को। और फिर नहीं हो रहा है तो डेली डाउट क्लास चल रही है, आप डाउट क्लास में मुझसे डिस्कस करो। सरवाओ नहीं, ये मत सोचो दुनिया क्या सोचेगी, है ना। फिर आप वैसे कमजोर रह जाओगे जैसे थे। यस सर। हाँ, तो आप बिल्कुल डिस्कस सर करो तो कि आपको इसका कितना। डिस्कशन कब होगा सर? टेस्ट का डिस्कशन चल रहा है ना ऑलरेडी, अभी हमने 15 यूनिट वाइज कर रखा है। और 3 आई थिंक फुल लेंथ का हुआ है, 3 या 4 हुआ है, जहाँ तक याद है। में 3 हुआ है ना यस शायद, जो सर। लोग रेगुलर हैं। 3 या 4 हुए हैं शायद फुल लेंथ का। तो वो अभी डेली हो जाए, जब PYQ खत्म हो जाएंगे ना, तो डेली फिर मॉक यस टेस्ट ही सर। डिस्कशन होगा। जो 3 घंटे 2 घंटे 1 घंटे डाउट क्लास और 2 घंटे मॉक टेस्ट, ये चलता रहेगा एग्जाम तक आपका डेली। ये है। तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट डिस्कस कर सके। ठीक है सर। ये चीज़ है। लेकिन आप सॉल्व करते रहिए। जो आपका मान लो मॉक टेस्ट डिस्कशन बैच जो बैच 4 है, उसमें अगर नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या कीजिए, है ना। जैसे हमने सबको पता ही हमारा बैच 1 जो था, क्योंकि आपको क्लियर ही होगा, बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4, ये 4 बैच हमारे जैम वाले बच्चों के लिए है। बैच 1 बैच 2 में सेम चीज़ पढ़ाया हमने, फुल सिलेबस कराए थे। बैच 3 में हम PYQ स्टार्ट किए थे 2023 से 2005 तक जाएंगे। 2013 पे अभी हैं हम। बैच 4 हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि हमने जो यूनिट वाइज था, है ना, तो जो हमारा यूनिट वाइज टेस्ट था, या है ना, यूनिट वाइज में 1 to 15 डिस्कस हो चुका है। फुल लेंथ टेस्ट है 1 to 3 आई थिंक डिस्कस हो गया है। तो अभी मैं वापस खड़गपुर लौटूंगा, तब तक मैं PYQ की क्लास लूँगा, या बीच में मॉक टेस्ट भी ले सकता हूँ। तो जैसे क्लास होगी, तो अभी ये आगे कंटिन्यू होगा, है ना। तो हम लोग कोशिश करेंगे फुल लेंथ पूरा 50 के 50 डिस्कस कर सके। ये है पोर्टल पे अभी 25-26 आई थिंक 26-27 अपलोड हो गए हैं फुल लेंथ टेस्ट। तो आप अटेम्प्ट करते रहो, जब टर्न आएगा ग्रुप में पोस्ट करता ही हूँ मैं। तो आप टेस्ट अटेम्प्ट करते रहिए, जब टेस्ट डिस्कशन जिस दिन होगा उससे पहले आप डाउट अपना कलेक्ट कर लीजिए, एक बार फिर से सॉल्व करके क्लास में आइए। तो ठीक रहेगा। ये जैम वालों के लिए 4 बैच है ना, और गेट वालों के लिए 4 तो हैं ही, 5वां बैच भी है जिसमें हमने एक्स्ट्रा सिलेबस गेट का किया था। एक्स्ट्रा सिलेबस जो जैम के बाहर का सिलेबस था। और बैच 6 चल रहा है गेट PYQ का। तो उसमें हम लोग अभी 2023 का ही खाली डिस्कस किए अभी तक। तो बैच 6 में सिर्फ 2023 का हुआ है। लेकिन ये 2020 से लेकर 2025 तक जाएगा, मतलब 2023 से 2005 तक का करेंगे बैच में, है ना। ये चीज़ है। फुल पैकेज वाले ग्रुप में सबका 6 के 6 बैच का रिकॉर्डिंग है। लेकिन मैं जैम वाले बच्चों को हमेशा एडवाइस करता रहा हूँ कि आप गेट पे सीएस फोकस मत वाले करो। 2024 या 2025 टारगेट है आपका, मतलब दिसंबर 2024? नहीं नहीं, समझे नहीं, क्या पूछ रहे हैं आप? सर आपने लिखा ना, आपने एडवर्टाइजमेंट दिया कि 2025 सीएसआर नेट का दिया है आपने। अच्छा, वो तो अलग, वो तो नेक्स्ट ईयर मई में स्टार्ट करेंगे। वो तो हम मई 2024 में स्टार्ट होगा बैच।
वो दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम देगा उसके लिए, या मई 2025 में जो एग्ज़ाम देगा उनके लिए, जून 2025 ओह! में। अच्छा, अच्छा। तो वो तो लेट है, वो ये स्टार्ट नहीं भी कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरा फ़ोकस मेनली जैम गेट पे है। नेट का मैं अभी प्लान कर रहा हूँ, बट अभी बस है ना, बैच अनाउंस किया, अभी देखेंगे वो कैसा सिचुएशन रहता है, हालाँकि जैम गेट में फ़ोकस करेंगे, ये है। चलिए तो कंटिन्यू करता हूँ मैं अभी, तो आइए डाउट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग डाउट जिनके हैं ग्रुप में भेजो, मैं देखता हूँ। चलो भाई, तो देखो, तो यहाँ से संजय के जो डाउट्स हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन जो है, देखिए ग्रुप में, ये जो क्वेश्चन नंबर 15 इन्होंने भेजा हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, तो ये कह रहा है कि x1 x2 डॉट 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 बी अ सीक्वेंस ऑफ आईडी रैंडम वेरिएबल फ्रॉम, तो देखो पीएमएफ दे रखा है भाई, इसमें क्या है, क्या हो गया इसका? इसमें जो एक्सपेक्टेशन आ रही है सर, इसमें इससे मैच नहीं कर रही है, मैंने लगाया है। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, देखो x है और पी एक्स है तुम्हारे पास, जो पॉपुलेशन है, तो सपोर्ट में है 0 1 2, ठीक, और मास है इसका 0 1 2, सब पे 1/3 है, ठीक है। अब क्या है देखो, अब आपको ये बोल रहा है एस एन जो है, एस एन जो इन्होंने नाम लिया एक्चुअली, तो एक्स बार का ही नाम एस एन रख दिया इसने। अच्छा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो एक्स बार है उसका नाम एस एन रखा है, मतलब 1/n समेशन xi, और टी जो रखा है 1/n समेशन xi स्क्वायर, i फ्रॉम 1 to n, i फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि जो अल्फा 1 है आपका, तो पहले तुम एक काम करो, इसमें पहले इसका, पहले इस पॉपुलेशन का बताओ, ई एक्स क्या आ रहा है, पहले ये बताओ मुझे, ई एक्स सर स्क्वायर क्या इसका आ रहा वन है? आ रहा था सर, EX सर वन आ रहा है। 2/3 प्लस 1/3, 1 आ गया। ई एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है? EX स्क्वायर आ रहा है इसमें, 5/3, यस सर, 2 हाँ, ठीक है 5/3 ना? सर। ओके, यस सर, वेरिएंस कितना आ जाएगा? 5/3 -1 का होल स्क्वायर 1, एक और मिनट, 2/3 सर। 5/3 - 1 ना, हाँ, यस सर, तो टू 2/3। बाई थ्री ओके, चलो ये डेटा हमें हेल्प करेगा। अब ऑप्शंस पे आते हैं, ध्यान दो ऑप्शंस को। तो ऑप्शन ए जो कह रहा है तुम्हें, अच्छा ऑप्शन से पहले कुछ इसने नोटेशन दिए हैं इन लोगों ने, तो नोटेशन में क्या है, तो मूव करने का ऑप्शन नहीं है क्या, तो ठीक है देखो, तो इसमें अल्फा 1 क्या है आपका, जो अल्फा 1 इसने दे रखा है कि, देखो ध्यान से, तो ये क्या कह रहा है, ये क्लास में मैंने कराया नहीं क्या सॉल्व, ये क्वेश्चन, जब तो 23 सर का, आपने जब 2023 का डिस्कशन था तो जनरली वैसे ही बता दिए थे, लेकिन मुझे लगा उस वक्त का हो जाएगा, तो लेकिन जब मैं करने बैठा तो उसकी वीडियो एक्सपेक्टेशन में भी नहीं। नहीं कराया मैंने, वीडियो देखा आपने? हाँ सर, मैंने 2023 वाला देखा था। हाँ, उसमें 5 वीडियो 2023 वाला है, तो देखिए कोई बात नहीं, मैं फिर से ट्राई करता हूँ, समझिए। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी एस एन माइनस 1/2 लेस देन दिस। चलिए अल्फा 1 के बारे में सोचते हैं, समझिए। तो जो अल्फा 1 है एक्चुअली, एस एन आपका एक्स बार ही है, और एक्स बार का मीन कितना है, यहाँ 1 है, ओके। तो एक काम करो, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, इसको तुम खोल लो, सेंट्रल लिमिट थ्योरम में लगा दो, है ना। तो क्या करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है जी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एस एन एक्स बार ही है, ठीक है ना, तो एक्स बार ही लिख देता हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी एक्स बार -1/2 जो होगा, लेस देन 3/4, मोर देन -3 -3/4, हाँ। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी एक्स बार कितना आ जाएगा, हाफ -3/4, तो मतलब 2/4 -3/4, तो -1/4 हो जाएगा, ठीक है, 4 मतलब 2/4 -3/4, हाँ, और यहाँ हाफ प्लस 3/4, 2/4 प्लस 3/4, 5/4। तो यहाँ से चेक करो, ये वैल्यू 5 की पता है, अच्छा इसको तुम्हें कन्वर्ट करना होगा ना उसमें, स्टैंडर्ड नॉर्मल में, तो एक काम करते हैं इसको, तो यहाँ से बना लो इसको, सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से, -1। है ना, तो एक्स बार का मीन भी 1 ही आएगा, तो यहाँ से इसको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी
एक्स बार माइनस 1 अपॉन, और एक्स बार का वेरिएंस कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर बाई एन, है ना, हाँ यस सर। क्योंकि ई ऑफ एक्स बार आपका आ जाएगा 1 ही, बट वेरिएंस ऑफ एक्स बार जो आएगा सिग्मा स्क्वायर जो कि 2/3 और अपॉन में एन भी तो आएगा, है ना, तो ये आ जाएगा यस सिग्मा स्क्वायर बाई एन। तो सिग्मा स्क्वायर बाई एन, तो यहाँ से 2/3 एन के रूट से डिवाइड करो, सेम चीज़ है यहाँ भी करो, तो 5/4 माइनस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 1/4 और अपॉन में रूट अंडर 2/3 एन हो जाएगा, ये होगा ना, और यहाँ कितना आ जाएगा सेम चीज़ -1/4 और अपॉन में आ जाएगा रूट में यस। 2/3 2/3 एन। एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे क्या होगा बताओ ठीक से, अब ये तो जेड हो गया तुम्हारा, एन टेंस टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, सर इन्फिनिटी हो जाएगी। इन्फिनिटी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी सर माइनस इन्फिनिटी। तो जेड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी क्या आएगा, 1 आ जाएगी सर। तो अल्फा 1 की वैल्यू 1 आ गई। ऐसे ही बाकी निकालने हैं, तुमने ट्राई नहीं किए होंगे। और मुझे ऐसा लगा था कि आपने पहले दिन जो पूछा तो बोला कि हाँ ये वाला जो अंदर दे रखा है इसका एक्सपेक्टेशन होगा, तो मैं वहीं दिमाग लगा हाँ, एक्चुअली मुझे भी शुरू में क्योंकि सॉल्व किया नहीं ना मैंने, तो मुझे लगा कि इसे शुरू में मैं देखने बस से ऐसा लगता मैंने है कि देखी थी आपकी वीडियो, फिर मुझे लगा मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैंने इसलिए हाँ, पूछा। तो सोचना पड़ता, मैं भी शुरू में सोचा, मुझे लगा हाफ इसका मीन होगा, तो अगर मीन होता तो डायरेक्टली हम वो सोच सकते थे, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी भी सोच सकते थे, ये चीज़ है। एक्स बार है ना, मतलब वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का डेफिनेशन हो जाता है ये, क्योंकि वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या कहता है, एक्स बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू, और एक्सपेक्टेशन यहाँ ऑफ म्यू एक्स। तो 1 है, अगर हाफ होता तो ऐसा बनता, इसका मतलब ये होता है कि इफ एंड ओनली लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी एक्स बार माइनस म्यू लेस देन एप्सिलॉन इज इक्वल टू लेस देन तो 1 फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0, यही है ना, ये हो जाएगा। तो यस ये, तो ऐसा अगर होता, जैसे मान लो इस तरह का टिप मुझे दिखता तो मैं फिर ये समझता, लेकिन ये म्यू एक्चुअली है नहीं हाफ, तो इसीलिए मुझे सेंटर लिमिट थ्योरम लगाना पड़ा। सेम तुम ट्राई ओके। करो चारों में सेंटर लिमिट तो हो थ्योरम गया लगाओ, बस, बस यही पूछना था। बस बस सब में चारों में यही काम करो, सब में सेंटर लिमिट थ्योरम लगाओ, अल्फा 1 आ जाएगा, अल्फा 2 आ जाएगा, अल्फा 3 आ जाएगा, अल्फा 4 आ जाएगा, फिर जो पूछ रहा है आ जाएगा। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन है कि x1 x2 x3 xn बी ए रैंडम सैंपल फ्रॉम पीडीएफ दिस, तो ये गामा है, नोटेशन इसका है शिफ्टेड है म्यू में। अच्छा, तो आपसे पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है। हाँ, एक्चुअली ये ना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली इसमें, तो एमएलए जब तुम निकालोगे ना इसका लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे कितने पैरामीटर हो गए, 3 पैरामीटर है ना, नाइदर यस म्यू सर। नॉर अल्फा एग्जिस्ट। हाँ, तो ये एक्चुअली ना अच्छा क्वेश्चन है, इसका प्रूफ देखना, हालांकि इसमें विकरवर्ती में स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो तुम प्रूफ करे कोशिश करो इसको, है ना, जैसे ये क्या है, अगर लाइक्लीहुड फंक्शन लिखूँ मैं, अल्फा और म्यू, दो नोटेशन है ना इसमें, हाँ, अल्फा और म्यू, तो इसका लिखोगे तो 1 अपॉन गामा अल्फा, इसकी पावर तो n हो जाएगी, प्रोडक्ट लेंगे तो फिर एक्स आई माइनस म्यू, इस पूरे की पावर क्या है दे रखा हो पावर में, अल्फा-1, अल्फा-1 यहाँ प्रोडक्ट आ जाएगा आई फ्रॉम 1 टू n, तो आई फ्रॉम 1 टू n आ जाएगा, और साथ में इनटू में है ई की पावर माइनस में एक्स आई माइनस म्यू, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस समेसन एक्स आई माइनस म्यू आई फ्रॉम 1 टू n, यही है, ये है, और साथ में यहाँ भी लाइक जो नोट वो होगा म्यू लेस देन इक्वल टू ईच एक्स आई, तो म्यू लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, है ना, तो ये तुम्हारे पास है यहाँ यहाँ पे। से म्यू का तो एमएलई वैसे निकला है ना, यहाँ से x1 कैसे, फर्स्ट ऑर्डर। आपको उसके लिए ज़रूरी है कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग दिखाना पड़ेगा, वो तो आपको जो आपने अभी तक यूज़ किया है वहाँ तो डायरेक्टली इसलिए यूज़ कर लिया क्योंकि वहाँ पे वो फंक्शन देखे, यहाँ म्यू क्या हो रहा है, म्यू बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, अभी ऐसा लिख देता हूँ, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का एमएलई तब होगा जब आप ये दिखा सको फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो अगर आप ये दिखा दो कि ये जो लाइक्लीहुड फंक्शन है म्यू के रेस्पेक्ट में इंक्रीजिंग है, अगर ऐसा दिखा दोगे ना
तो उस केस में ये गारंटी है कि x1 ml होगा, बट ऐसा हो रहा है क्या, चेक कीजिए। अल्फा को कुछ फिक्स कर दो अभी के लिए अगर सोचना है तो। मान लो अल्फा को मैं 1 रख दिया, तो 1 रख देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा। तो यहाँ से क्या आएगा, अगर अल्फा को मैं, अगर मान लो एग्जाम्पल रखने के लिए जस्ट अल्फा को मैं 1 रख दूँ अभी समझने के लिए, तो यहाँ से आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स समेसन एक्स आई, ओके, मतलब एन एक्स बार, और इनटू में समेसन को लगे एन म्यू, तो ई की पावर एन म्यू। और ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है म्यू के रेस्पेक्ट में, एन म्यू माइनस एन म्यू है। लेस देन में तो नहीं होगा। नहीं ई की पावर एन म्यू है ना, तो एन म्यू क्या है, म्यू के रेस्पेक्ट में इंक्रीजिंग तो होगा, ई की पावर एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना, यस सर, ऐसे ये तो इंक्रीजिंग तो इंक्रीजिंग ही है। लेकिन अल्फा यहाँ पे डिपेंड करेगा, अल्फा जब मैंने 1 रखा तो ये आया, अगर अल्फा 2 होगा तो यहाँ भी म्यू है, और यहाँ पे पता क्या है, यहाँ पे म्यू जितना बढ़ाओगे इस प्रोडक्ट की वैल्यू उतनी घटेगी, क्योंकि वो है ना, माइनस हो रहा है। माइनस है, प्रोडक्ट भी है। हाँ, प्रोडक्ट भी है, तो इसीलिए यहाँ प्रॉब्लम पता क्या है, कि तुम ऐसा कब, तुमने अभी तक जहाँ भी ऐसा देखा हो बोल दिया, तो वहाँ इसलिए बोल दिया तुमने कि तुम अगर चेक करोगे तो वहाँ लाइक्लीहुड फंक्शन इंक्रीजिंग रहा होगा, तब जाके फर्स्ट ऑर्डर एमएलई हो गया है, ठीक है ना। तो वहाँ कोइंसिडेंस था या, है ना, तुम, इसलिए मैं हर बार चेक करता हूँ, तो कभी देखते हो मैं चेक करता हूँ इंक्रीजिंग है, तो अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो जो राइट एंड है वो एमएलई होगा, क्योंकि मुझे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ढूंढना होता है। यहाँ दिक्कत ये है कि ये इंटरवल में फंक्शन जो है ना, ये तुम्हें इंक्रीजिंग जब होगा तभी ऐसा हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ से प्रॉब्लम आएगी कि तुम्हें ये निकाल नहीं पाओगे, इसीलिए एमएलई नहीं है एक्चुअली वहाँ पे। अगर मान लो अल्फा को मैं 2 रख दूँ एग्जाम्पल के लिए, तो ये हो जाएगा, प्रोडक्ट भी आएगा टर्म में, खोलोगे तो इसको कैसे खोलोगे, फिर ये खोल नहीं पाओगे, एक्स वन माइनस म्यू एक्स टू माइनस म्यू, तो माइनस म्यू की पावर एन बनेगी टर्म इसमें अगर खोलेंगे प्रोडक्ट तो ये तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा म्यू, क्योंकि म्यू जितना बढ़ाओगे वैल्यू उतनी घटेगी इसकी। तो इसीलिए ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है म्यू के रेस्पेक्ट में, और इसीलिए एमएलई फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स नहीं है। तो यहाँ एमएलई एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन ये दिखाने के लिए तुम्हें, है ना, तुम चाहो तो एल डैश म्यू जो पहले क्या करते थे तुम, लॉग लेते थे, यहाँ लॉग की जरूरत है, ले लो, हाँ, लॉग लाइक्लीहुड, लॉग एल, लॉग लिखा लो, फिर उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करो, स्मॉल एल लिख देता हूँ इसको मैं, स्मॉल एल डैश म्यू को आप 0 पुट करो, देखो क्या आता है वैल्यू, लेकिन निकाल ही नहीं पाओगे, कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस केस में ये छोड़ दिया था मैंने, शायद ऑर्डर शीट यूज किया मैंने, शायद ये वाला हाँ, सही हो। तो यहाँ पे एमएलई एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, इसका वजह ये है कि, है ना, यहाँ पे एक्चुअली ये तो हाईएस्ट और मतलब एंड पॉइंट है, ये तब हो सा एमएलई जब ऐसा हो। दूसरा केस है कि आप इसको डिफरेंशिएट करो, और जो म्यू की वैल्यू निकल के आएगी डेरिवेटिव 0 करके, वो इस इंटरवल में आना चाहिए, तब जाके एमएलई एग्जिस्ट करेगी। तो इसीलिए इसका आप याद रख सकते हो, गामा डिस्ट्रीब्यूट इस वाले केस में ना एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है ना, दोनों का सेम अल्फा का हाल है, अल्फा का भी एमएलई एग्जिस्ट नहीं करेगा। सर इसमें ये जो इसका जो रैंडम वेरिएबल है म्यू एक्स हाँ, लेस देन म्यू, यदि अगर ये 0 से स्टार्ट होगा तब भी एग्जिस्ट नहीं करेगा फिर तो? नहीं म्यू अगर 0 से स्टार्ट होगा तो कुछ हो सकता है, मतलब एक्स 0 से स्टार्ट करेगा, सॉरी, हाँ रैंडम एक्स, हाँ वेरिएबल। वही एक्स अगर 0 से स्टार्ट हो तो भी आपको वही उस प्रोसेस से जाना पड़ेगा। किस प्रोसेस से, एल डैश म्यू को 0 पुट लाइक्लीहुड। करना पड़ेगा, और फिर देखना होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है, उससे जो म्यू निकल के आएगी वो एमएलई होगा उस केस में। तो यहाँ पे एक जो एग्जिस्ट नहीं करेगी, आप ट्राई करके देखो, लॉग लो इसका, और लॉग लो, फिर म्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 पुट करो, ट्राई करो, नहीं आएगा कोई एस्टिमेटर। डिफरेंशिएट ही नहीं हो रहा ये पाई वाला जो प्रोडक्ट वाला। नहीं इसको वैसा कर लो ना, इसको खोल लोगे, लॉग ले लोगे तो समेसन में चला जाएगा, और लॉग ले लोगे ना तो ये समेसन क्या हो जाएगा, समेसन लॉग दिस, तो हाँ समेसन ये बाहर सब कर हो दो, फिर जाएगा। डिफरेंशिएट कर दो, लॉग लो पहले फिर डिफरेंशिएट करो, आएगा। ओके, ये सर जो गामा अल्फा है ना, हाँ, इसका नहीं, इसका अल्फा के साथ वो कैसे करेंगे, इसका कोई पता नहीं नहीं कैसे हाँ, होता है? ये बहुत दिक्कत है यहाँ पे, हाँ गामा का डेरिवेटिव देखना पड़ेगा तुम्हें, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना। ओके सर। तो इसका एमएलई नहीं एग्जिस्ट करता, तुम याद रख सकते हो इस केस में ये है। जो अगला क्वेश्चन आपका है कि, हाँ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, जो आप ये मॉक टेस्ट वाला है कि आपको ज्वाइंट पीडीएफ दे रखा है, एक मिनट, तो ज्वाइंट ये पीडीएफ, हमने पीडीएफ तो निकाल लिया था, बस उसकी रेंज नहीं डिसाइड हो रही थी क्या होगा। रेंज डिसाइड करना ही नहीं है ना, देखो रेंज कुछ डिसाइड नहीं करना,
तुमसे पूछा है u की वैल्यू 1/2 से 3/2 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 1/2 से x1 अपॉन x2 लेस देन इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो यहाँ से x2 पॉजिटिव है कि नहीं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x1 मोर देन इक्वल टू x2/2 लेस देन 3x2/2। इसको और आसान करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब मुझे ये छोड़ो, इतना ही काफ़ी है। तुम ये बताओ इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो तुम। डबल डिफरेंस वो डबल हो गया, इंटीग्रेशन जो ज्वाइंट हो गया। पीडीएफ है x1 x2 का, उसको तुम dx1 dx2, x1 की लिमिट लो x2/2 से 3x2/2 तक, और x2 की लिमिट लो 0 से 1। ओके ओके हो हो गया, जाएगा। ग्राफ बहुत बना लो, सारे बेटर है ग्राफ बना लो। जैसे तो ज्वाइंट का इसका पहले तो सपोर्ट का ग्राफ बनाओ। सपोर्ट तुम्हारा है x1 लेस देन x2, ये है ना, वो लेस देन 1, तो इस तरीके से। और x1 लेस देन x1 है, x2 है, तो x1 लेस देन x2 ये आएगा। इस रीजन में देखो, ये तो तुम्हारा सपोर्ट है, ये जो मैं अभी सेट कर रहा हूँ, तो ये आपका सपोर्ट है। और ठीक है ना, तो ये आपका सपोर्ट है। इसमें देखो इसका ग्राफ बना के, अब कैसे ग्राफ बनाओगे, इक्वलिटी लगा के कि ओके x1 इज सर, इक्वल टू x2/2। तो हो जाएगा सर ये। हाँ, x1 इज इक्वल टू 3x2/2। इसका ग्राफ बनाओ, फिर देखो कौन सा रीजन आता है, उस रीजन में इंटीग्रेट करो, है ना। कुछ हो सकता है बीच से जाएगा, ऐसा कुछ बीच से जाएगा, देखना आप। तो ऐसे कुछ होगा, यहाँ तक कुछ ऐसा आएगा, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, ड्रॉ करना पड़ेगा तुम्हें, जो आएगा उसका उस पर इंटीग्रेट करो। अभी तो मैंने लिख दिया ऐसे ही, तुम एक बार ग्राफ बना के वेरीफाई कर लेना कि क्या लिमिट होगी इस रीजन पे, हो जाए उससे हो जाएगा। चलो नेक्स्ट जो है, किन का डाउट्स है। नेहा, ओके। सो दिस क्वेश्चन इज कि आपसे पूछ रहा है ये, है ना, थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। हाँ, तो ठीक है ना, तो ये आपसे पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 की पावर माइनस n स्क्वायर अपॉन समेसन 2 की पावर माइनस k स्क्वायर k फ्रॉम n+1 टू इन्फिनिटी, फाइन। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब आप सोचिए यहाँ क्या कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे अगर मैं 2 की पावर n स्क्वायर को नीचे बुलाता हूँ तो 2 की पावर n स्क्वायर माइनस k स्क्वायर हो जाएगी, ओके। अच्छा, तो अभी ये है, अच्छा तो थोड़ा एक्सपैंड करके देखते हैं क्या बनेगा। तो इसको मैं एक्सपैंड करूँ, पहले n+1 रखूँगा, तो 2 की पावर माइनस में n+1 स्क्वायर, ठीक है, और प्लस, फिर वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, 2 की पावर माइनस में n+2 स्क्वायर एंड डॉट 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 चलेगी ना ये इस तरह से, ओके। अच्छा, n टेंस टू इन्फिनिटी में न्यूमरेटर कहाँ जा रहा है, डिनोमिनेटर कहाँ जा रहा है, 0 0 पे। अच्छा, तो चैट में आई थिंक कोई कुछ लिख रहे हैं, देख लेते हैं, ऐसा है क्या। हाँ, अच्छा आपका डाउट मिस हो गया, अभी ठीक है, देखते हैं। हाँ, अब बताइए। अरे याद दिलाओगे, मैं ग्रुप में देख रहा हूँ। हाँ, ओके। नक्षत्र जो फोटो भेजा था, मुझे लगा कि ओके इन्होंने फोटो भेजा था, ठीक है। हाँ जी, नक्षत्र अभी हो, चले गए। हाँ सर, यहीं पे हूँ। जी जी जी, ठीक है, मैं करता हूँ। ये आपका तो आसान हाँ क्वेश्चन लग रहा है, देखिए पहले आपका करते हैं फिर इस पे आते हैं। तो इसमें हालांकि इसमें क्या है, अच्छा इसके बाद देखते हैं, आप पर रुकिए, ये करके देखते हैं क्या है। श्योर श्योर जी, श्योर। तो यहाँ से है कि 2 की पावर माइनस n स्क्वायर और अपॉन इस तरह से चल रहा है। तो एक काम क्यों नहीं करते हम लोग यहाँ पे, देखिए अब ठीक से मैं लिखता हूँ इसको फिर से। अगर मैं उसको ओपन कर दूं, किसको, ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ओपन कर दूं डिनोमिनेटर वाले हर टर्म को, तो क्या आपको नहीं लगता ये टर्म कॉमन आ जाएगा हर टर्म में से और कैंसिल हो जाएगा ये। यस, तो होगा क्या, क्वेश्चन ये है। तो सर डिनोमिनेटर को इन्फिनिटी। नहीं, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई तो मैं समझ नहीं पाया।
हो जाएगा सर, मैं सिंपली हो जाएगा ना। देखो अगर मैं या ऊपर ए, से कट जाएगा, फिर 1/n आ जाएगा, तो वो n टेंस टू इनफिनिटी पे 0 हो जाएगा। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको खोल दूं मैं a प्लस बी होल स्क्वायर पे n+1 स्क्वायर को n+2 स्क्वायर को n+3 स्क्वायर को, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हर टर्म में ये कॉमन आ जाएगा और वो आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, क्वेश्चन ये है। देखिए मैं लिखता हूँ बचेगा क्या। सर कॉमन मुझे लगता है ऐसे नहीं, उसमें से n ही कॉमन ले लो, बाहर निकाल लो उसको और उसके अंदर चला जाएगा, तो वो खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। अच्छा, तो क्या n बाहर निकाल दूं? ओके, हाँ, जैसे तो 1 + 1/n हो जाएगा और 2 की पावर - n² हो जाएगा, 2 में ठीक है। सब तो में हाँ, तो n स्क्वायर ले लेंगे तो वहाँ से कैंसिल हो गया, तो सब में बचेगा क्या, 2 की पावर 1+1/n 2। ओ ठीक है, वो भी सही है। तो सही कह रहे हैं आप। तो एक काम करते हैं, देखो थोड़ा सा आप ना, या मैं दूसरे तरीके से आपको लिख के दिखाता हूँ। देखिए अगर एक थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन करते हैं, यहाँ हमारा k कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपके क्वेश्चन में, n+1 से, फाइन। तो मैं एक काम करता हूँ, देखिए k आपका n+1 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसको री राइट कर रहा हूँ। री राइट कैसे कर रहा हूँ, देखिए n टेंस टू इन्फिनिटी अपॉन समेशन 2 की पावर -n+ लेट से कोई यहाँ पे मैं वेरिएबल लेता हूँ r, और r फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। क्या दोनों सेम है या डिफरेंट है, इसका स्क्वायर एक बार चेक करके बताइए कि जो ऊपर लिखा हुआ है वो और ये लिखा हुआ है ये, क्या ये सेम है कि नहीं। ध्यान से देखिए। सेम। सेम इसीलिए है क्योंकि इसको मैं तो बुलाता हूँ, लेफ्ट में आएगा क्या ये, ओह फाइन, यस। देखिए तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे, जो r मैंने लिया है वो कुछ और नहीं है ना, k-n को लिया है मैंने, k-n को सब्स्टिट्यूट कर दिया है r, तो यहाँ से मेरा k क्या आ जाएगा, r+n आ जाएगा। तो मैंने ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया कि r+n k की जगह रखा, तो चूंकि k तो n+1 से स्टार्ट हो रहा है तो r 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, इस तरीके सेम है, ओके। अब जो ये कह रहा था ना वो कीजिए। तो जैसे ये सजेस्ट कर रहा था कि चलो ये सिस्टम जो स्मार्ट बोर्ड में वो यहाँ भी है ना, ठीक है, इसको यहाँ बुला लो। तो यहाँ पे क्या करते हैं अब, सिंपल हम लोग यहाँ से इस ब्रैकेट में n बाहर निकालिए आप, तो है ना, मैं भी वो कर रहा था, सीखी था, बट वो लेंदी होता, तो ये जो बताया वो आसान बताया है। तो 2 की पावर -n²। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक मिनट, यहाँ 2 था सॉरी, तो 2 की पावर -n² कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, देखिए अब ध्यान से, 1+r/n इस पूरे का स्क्वायर, सेम ही है अभी भी, और यहाँ है समेशन आपका r फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ओके, तो अब आप देखिए, अब उसको इधर बुलाएंगे तो क्या होगा, अगर आप ठीक है, तो इसको आप बुला के कैंसिल करवा सकते हैं ना। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 2 की पावर n² को इधर बुलाएंगे तो +n² कॉमन आ जाएगा, फिर n² तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1 - 1+r/n² 2 की पावर। ओके, तो इससे फिर क्या करें, बताओ भाई, इसके आगे अब क्या कर सकते हैं। तो इस अप्रोच से अगर जाएंगे हम, तो हमें 1/n की कमी है, अगर मैं यहाँ 1/n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा ये, तो समेशन एक्चुअली क्वेश्चन जो है वो आपका द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट n+1 से इनमें 2 - k² -n² -k²। मतलब इस अप्रोच से कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं उसी अप्रोच से करता हूँ। देखो एक बार फिर देख लो, इससे भी हो सकता है, लेकिन मुझे आगे थोड़ा सोचना पड़ेगा। उस अप्रोच से क्या था, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा और ये भी कर सकता हूँ यहाँ पे,
कि लिमिट, जैसे इन्होंने कहा ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेसन, यहाँ पे है 1 अपॉन समेसन 2 की पावर n स्क्वायर माइनस के स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, k फ्रॉम n+1 टू इन्फिनिटी। अब जैसे सब्सटीट्यूशन किया तो मैं उसी अप्रोच से एक बार ट्राई करता हूँ। देखो इससे करके देखो, मैं ये नहीं कह रहा एक ही तरीका जो मैं कर रहा हूँ, और दूसरे तरीके भी हो सकते हैं जिससे हो सकता है, तो आपको ट्राई करके एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा किस तरीके से बेटर आंसर आएंगे, एक कम टाइम में आएंगे। तो यहाँ से क्या हो रहा है, लिमिट 1/, अभी मैं r लिख दिया था तो r फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और ये हो गया 2 की पावर n स्क्वायर माइनस r को मैंने रखा है ना, तो मैंने k की जगह पुट कर दिया एक्चुअली n+r, है ना, तो n+r, n कैसे, r फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी और n+r, और ये है होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ भी कुछ होगा क्या, a+b a-b से कुछ होगा, देखिए पावर में, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन समेसन r फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 2 की पावर a+b, तो ये हो जाएगा 2n प्लस r a+b, है ना, n+r इंटू a-b, तो जस्ट माइनस r रहेगा बाहर, यही है a+b इंटू a-b, तो माइनस r बाहर है, ठीक है। तो अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, अब n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे, अच्छा इसको जैसे मैं खोल रहा था तो क्या आप बनेगा, अच्छा यहाँ n तक होता है फॉर्मूला, है ना, n के लिए होता है ना कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी लिया ना, अच्छा ठीक है, 2 की पावर है ना, ये माइनस में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, -2 है ना, और एक माइनस r स्क्वायर, तो ये समेशन कहीं कहीं जीरो जाएगा, तो वो n इन्फिनिटी पे जाएगी। अच्छा ऑप्शंस कुछ ऐसा है क्या, सर इस नीचे वाले में हो सकता है कि लिमिट एज सिंबल लग जाए, इन्फिनिटी 1 0 और, है ना, तो इन्फिनिटी है 1 है 0 है, या सम c बिलोंग्स टू 0 1, 0 आएगी 1 आएगी इन्फिनिटी आएगी, या 0 से 1 के बीच आएगी, ये पूछना चाह रहा है कि रेंज क्या आएगा। तो इसको हम वो भी कर सकते हैं अगर चाहे हम, तो इसको क्या बोलूँ, इसको हम बाउंड भी निकाल सकते, अगर बाउंड है ना उस तरह से सोच सके कि, हाँ एक मिनट, तो इसमें क्या कर सकते हो आप, क्योंकि ऐसे एग्जैक्ट आंसर मुझे निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, तो ये समेसन जो होगी, तो ये माइनस में है 2 की पावर, तो ये वैल्यू बहुत छोटी है, और इंटेंसिटी होगी कन्वर्जेंट, तो ये ज्योमेट्रिक टाइप का तो नहीं है ना, ज्योमेट्रिक टाइप के तो है, लेकिन पावर यहाँ पे स्क्वायर में है। ओके, इस पर ज़्यादा टाइम किल नहीं करता हूँ अभी मैं, इसको थोड़ा मुझे टाइम दो, मैं सॉल्व करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम से नक्षत्र क्वेश्चन करते हैं, तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ, एक बार मैं सॉल्व कर लूँ खुद से, देखते हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम किल होगा अदरवाइज। ठीक है नक्षत्र, आपका क्वेश्चन देखते हैं, इसको अभी के लिए स्किप करता हूँ मैं, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं। तो जो इनका क्वेश्चन था, f(x, y) आपका दे रखा है 2 और 0, है ना, सो 2 है 0 x y 1 एंड अदरवाइज, और आपसे पूछ रहा है कि क्या CDF है y का व्हेन x इज 1/2 हाफ एट हाफ, ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है, तो आप क्या कीजिए, इसके लिए
तो आपको देखो CDF का फॉर्मूला क्या होता है आप ये समझिए। तो अगर इसका मैं डेफिनेशन लगाऊं तो इसका डेफिनेशन होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन इक्वल टू 1/2 गिवन x इज इक्वल टू 1/2। समझिए CDF का अगर जैसे मान लीजिए सिंपली ये होता कि fy एट 1/2, तो इसको मैं लिखता प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू 1/2। इसका मीनिंग ये होता गिवन है तो गिवन चल रहा है, तो ये आया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये डेफिनेशन लिखा मैंने CDF का। अब आपको एफ वाई गिवन एक्स बराबर हाफ, वाई गिवन एक्स बराबर हाफ, उसको इंटीग्रेट करना होगा। वाई का सपोर्ट कहाँ से स्टार्ट है इसमें, तो देखिए वाई का सपोर्ट यहाँ कहाँ से स्टार्ट दिख रहा है आपको, ज्वाइंट है ना, कोई कंडीशनल है एक्स से एक्स से, और एक्स क्या गिवन है आपको, ओके एक्स इज गिवन हाँ हाफ। तो ये हाफ से यस लेके आपको कहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 1 तक, वन तक क्योंकि एक्स हाफ गिवन है। ओके अब हमें ये क्वांटिटी ठीक अलग से निकालना पड़ेगा। ये निकालूं या समझ आ रहा है आपको, समझ गया सर। कर बस लेंगे। वो मेरा लिमिट में प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ मैं जीरो से ले हाँ नहीं, हाँ सर आपको हो जब जाएगा। देखना है क्योंकि यहाँ एक्स इन्वॉल्व है ना, तो एक्स पे डिपेंड ओके करेगा। इसीलिए जब मार्जिनल लिखते हैं, जैसे ये क्वांटिटी जब मैं फाइंड कर रहा हूँ, यहाँ देखिए आप, तो यहाँ मैं लिमिट जो लूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा एफ वाई ऑफ वाई डी वाई। अब यहाँ एक्स का कोई काम नहीं है इस वाले में, तो मैं लिमिट क्या ओके लूँगा वाई का, 0 to 0 1 to 1 लूँगा, क्योंकि एक्स का यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये मार्जिनल आ गया। तो इंडिपेंडेंटली वाई जो है 0 से 1 में है एक्चुअली, इंडिपेंडेंटली एक्स 0 से 1 में है, 1 में मतलब मार्जिनल ऑफ एक्स लिखेंगे तो वहाँ सपोर्ट 0 to 1 होगा, मार्जिनल ओके ऑफ वाई जब लिखेंगे तो सपोर्ट 0 to 1 होगा। बट जब कंडीशनल आ रहा है तो दूसरा रैंडम वेरिएबल भी इन्वॉल्व है उसमें, इन्वॉल्व हो तो जाएगा। उसका भी इम्पोर्टेंस ओके रहेगा। तो ये है। ओके सर थैंक यू। जी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ नेक्स्ट इन्होंने भेजे हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं आपका। तो ठीक है, अभी पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये क्वेश्चन है साइन अच्छा, कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी साइन, और ब्रैकेट में है 2n पाई प्लस 1/2n पाई। ओके, ये क्या है, एक साइन के अंदर एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट, और इसी में मुझे लग रहा है ऐसा कर रखा है उन्होंने, साइन 2n पाई प्लस 1/2n पाई। ठीक है, ऐसा कुछ है, देख लीजिए जैसा मुझे समझ आ रहा है। तो अब इसमें पूछा गया है लिमिट क्या होगा n टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो n तो इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। पहले आप क्या कोशिश करेंगे, पहले हम लोग, क्योंकि वैसे लिमिट पुट करेंगे तो अभी लिमिट तो पुट नहीं करेंगे, 2n पाई प्लस थीटा है ना। तो जहाँ तक देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी साइन, इसको भी बाहर रखिए, 2n पाई प्लस 1/2n पाई, इसको भी एज इट इज रखिए। इसको खोलता हूँ, साइन 2n पाई प्लस थीटा, n यहाँ इंटीजर होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ क्योंकि है ना एलिगेंट इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 1/2n पाई, यही है। ओके, अब आप क्या करेंगे, तो साइन n टेंस इन्फिनिटी है, तो अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ ठीक है ना, साइन 2n पाई प्लस थीटा यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी, तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे अब यूज़ नहीं कर सकते आप वो फॉर्मूला, क्योंकि ये ब्रैकेट में साइन भी है, इसके अंदर भी साइन इन्वॉल्व है, और 1/2n पाई है, तो यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी लगेगी, तो ये आपकी हो जाएगी 0। लेकिन वैसा आप नहीं कर सकते अभी, क्योंकि है ना साइन थीटा 1 इंटू थीटा 2 वैल्यू है ना। ओके, अच्छा इसको मैं अगर डिवाइड कर दूँ 1/2n पाई से, तो डिवाइड करूँगा तो यहाँ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, है ना। तो इनटू में मुझे 1/2n पाई करना पड़ेगा ताकि कैंसिल हो जाए।
तो ये लिमिट कहीं ना कहीं है ना साइन 0 ये 1 हो जाएगी, लेकिन जब 1 हो जाएगी तो ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पुट नहीं करेंगे वहाँ करेंगे, है ना, दोनों एक साथ पुट करना पड़ेगा। देखिए तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी साइन, अब ये डिवाइड जब आप करोगे तो 1 प्लस 1/2n पाई, ठीक है, ये डिवाइड कर हाँ रहा हूँ। सर। हाँ, तो यहाँ से ये आ जाएगा, डिवाइड कर दिया हमने तो 1 प्लस 2n पाई होल स्क्वायर, तो ये तो अभी यहाँ पे है, और इनटू में ये है साइन दिस अपॉन दिस, साइन 1/2n पाई अपॉन 1/2n पाई। अब n टेंस टू इन्फिनिटी लगा देते हैं, तो ये बाहर वाला ब्रैकेट यहाँ पे है, तो ये तो 1 हो जाएगी, ये आपका 0 हो जाएगा, है ना। तो मेरे हिसाब से जो फाइनल आंसर आएगा, क्योंकि ये 1 हो गई और ये आपका टर्म 0 हो गई, तो 1 प्लस 0 1, 1 इंटू 1 1, तो ये साइन 1 आ गया। अब साइन 1 आप क्या करेंगे, ये साइन 1 मतलब साइन 1 रेडियन है, तो आप ये कैलकुलेटर से कैलकुलेटर है आपको अलाउड एग्जाम में, आप क्लिक कीजिए साइन 1 उस पर, देखिए क्या आता है, तो ये वही देगा, क्योंकि साइन 1 इज अप्रॉक्स 57 डिग्री है, 57 डिग्री, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो देखो √3/2 की जो अप्रॉक्स वैल्यू आएगी उससे थोड़ी कम वैल्यू ये आएगी, उसी के आसपास, या कैलकुलेटर में साइन 1 से आप देख लो क्या आता है तो आ जाएगा। ठीक है, आप क्लिक करो कैलकुलेटर में साइन 1 रेडियन मोड में, 1 रेडियन है, 1 डिग्री नहीं है ये, 1 रेडियन है रेडियन मोड में। ठीक है, तो देखो आंसर क्या आता है, मैच करना चाहिए। ओके सर। जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि XY रैंडम वेरिएबल है, ज्वाइंट PDF आपका कुछ ऐसा है, C टाइम साइन रूट अंडर x² प्लस y², ठीक है, और जब x² प्लस y² लेस देन है π²/4, तो मतलब आपका जो सपोर्ट है एक्चुअली वो सर्कल है जिसका रेडियस है π/2 हो गया, है ना, ये है इधर -π/2, ये आपका सपोर्ट है। अब आप सपोर्ट है ना, तो पहले आप क्या करेंगे, इसको आप ज्वाइंट PDF को इंटीग्रेट कीजिए dy/dx, ठीक है ना, इसको 1 कर दीजिए, तो यहाँ से आपका C टाइम साइन, तो मैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये r हो जाएगा r/d बराबर 1, और r आपका है 0 से π/2, थीटा है आपका 0 से, कुछ ऐसा लिखा था नहीं, x पॉजिटिव y पॉजिटिव पूछा ना, तो पूरा सर्कल ही है, तो 0 से 2π, तो r 0 से π/2 और थीटा 0 से 2π है। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, यहाँ बाई पार्ट लगाना पड़ेगा आपको पहले, ठीक है, तो बाई पार्ट लगा लेंगे तो ये इससे आ जाएगा, और थीटा का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं r से, तो ये 2π टाइम्स c इंटीग्रेशन 0 से π/2 r साइन r dr इज इक्वल टू 1। क्या ये इंटीग्रेट कर पाएंगे जिनका डाउट है, तो यहाँ से c आएगा, अब ये निकालूं या आप निकाल पाओगे, बताओ जिनका डाउट है। हाँ सर, हो जाएगा। तो C आ गया। अब अगला स्टेप इसमें ये है क्वेश्चन में कि यहाँ से एक C आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपका है, पूछा है इसमें इन्होंने कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो x² प्लस y² है आपका, वो π²/9 से लेके π²/4 तक होगा, ठीक है, तो x² प्लस y² जो है π²/9 से π²/4 तक, तो मतलब आप फिर से आपका जो सपोर्ट था वो ये था, यहाँ π/2 था, इसी बीच में कहीं π/3 होगा, तो ये π/3 रेडियस का सर्कल है। तो आपसे पूछ रहा है इस वाले पोर्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्या करेंगे, डबल इंटीग्रेशन जॉइंट PDF जो आपके पास गिवन है, C आपने निकाल दिया, पुट कर देंगे, dx dy कर देते हैं, फिर इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं पोलर फॉर्म में, तो C टाइम साइन r dr d थीटा, ठीक, C आपने निकाल रखा है, पहले C निकाल रहे थे, अब R की लिमिट आप देखिए इसमें क्या है, इस रीजन में सेलेक्ट कीजिए कि R की लिमिट हम क्या लेंगे, π/3 से π/2, ये रेडियस है, थीटा क्या है आपका 0 से 2π, कर लीजिए इंटीग्रेट, हो जाएगा ये, सो 2π टाइम्स C इंटीग्रेशन
साइन आर, साइन आर ये आपने ऑलरेडी इंटीग्रेट कर रखा होगा वहाँ पे सी निकालने के लिए, तो आपको दोबारा इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा। और ये बस लिमिट अलग है, वहाँ लिमिट 0 से 2 पाई पाई बाई 2 था, यहाँ पाई बाई 3 से पाई बाई 2 है। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ओके सर। जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कि ज्वाइंट पीएमएफ ऑफ एक्स गिवन वाई दे रखा है। ओके, तो एक मिनट, ज्वाइंट पीएमएफ एक्स एंड वाई दे रखा है, ठीक है, एक्स एंड वाई दे रखा है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ज्वाइंट पीएमएफ क्या है, जरा ध्यान से देखिए, एक्स इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू वाई। तो ये है एक्स प्लस वाई प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन में एक्स फैक्टोरियल, वाई फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। 1 नहीं है वहाँ पे, मैं खुद लिख रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर सको इसको। 1/3 की पावर एक्स, तो मल्टीनोमियल टाइप लग रहा है ये तो। जी 1/3 की पावर वाई और 1/3 की पावर, हाँ पावर +2 है। +2 इसीलिए है क्योंकि 1 + 1 है ना, 2 है यहाँ पे। तो ऐसा क्यों हो रहा है समझिए। तो ये आपके सिलेबस का बाहर का क्वेश्चन हो गया। ये एक्चुअली पता है क्या है, आप जाके देखिए, ये मल्टीवेरिएट क्या बोलता हूँ उसको, नेगेटिव बाइनोमियल है ये, जो आपके सिलेबस में नहीं है, बाइनोमियल है। जैसे आपको याद है मल्टीनोमियल, जो सिंगल वेरिएट नेगेटिव बाइनोमियल का पीएमएफ क्या होता है, ऐसे कुछ होता यस है सर, ना। वो n फैक्टोरियल अपन हाँ, x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल ऐसे करके। नहीं वो तो मल्टीनोमियल का बता रहे हो, मैं नेगेटिव बाइनोमियल का जस्ट पूछ रहा हूँ। सिंगल वेरिएट नेगेटिव बाइनोमियल का क्या होता है, और इसमें दो केस है ना, किस केस का कह रहे हो? n-1 चूज x-1 है ना। या p की पावर x। अब ये कौन सा वाला है, ये इस पर डिपेंड करेगा। तो अभी जो लिख रहा हूँ मैं कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल n है और नंबर ऑफ सक्सेस x है, तो p की पावर x इंटू q की पावर n माइनस x, यही है सर। हाँ तो ये ट्रायल वाला केस है सर ये। हाँ इसको खोलोगे ना तो ऐसा होगा, देखो n-1 फैक्टोरियल अपॉन x-1 फैक्टोरियल, इसको डिफरेंस लो क्या होगा, n-x फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा है कि q की पावर n-x तो है, ठीक है ना, ये n-x q की पावर तो है, लेकिन p की पावर क्या है, x है। तो यहाँ देखो x-1 फैक्टोरियल, यहाँ पावर x है, सेम यहाँ 1 फैक्टोरियल था, यहाँ पावर 2 था। तो ये बता रहा है कि ये निगेटिव बाइनोमियल है। तो ये आपके सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन आ गया है गलती से। तो मल्टीवेरिएट निगेटिव बाइनोमियल है ये, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें मल्टीवेरिएट बाइनोमियल हमारे में है, जिसको हम मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, वो है हमारे सिलेबस में। ठीक है ना, तो ये आपके सिलेबस का थोड़ा बाहर का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि हमारे पास, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सपोज स्टेटमेंट इज एक्सपेक्टेशन x प्लस a -1, ऐसा कुछ है। दिस इज 0 to 1 t की पावर अल्फा -1 और गामा t, ये gt जो भी है, gt क्या है यहाँ पे, वेयर gt बराबर e की पावर tx। तो e की पावर tx को क्या बोलते हैं जी, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हाँ वो है, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग, पीजीएफ हो गया प्रोबेबिलिटी एक्चुअली। जनरेटिंग फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन, इसको px, बायनोमियल और पॉइसन वाला केस, इन दोनों में से एक केस है सर ये। हाँ तो एक्चुअली ये भी सिलेबस के बाहर है, पीजीएफ हमारे सिलेबस में नहीं है। चलो आप लोग जो क्वेश्चन में फंस रहे हो ज़्यादातर है ना, हमारी तरफ से गलती है। तो इसमें पी एक्स टी है ना, ये ई की पावर टी एक्स, ये एक्चुअली पीजीएफ है। और पीजीएफ में ये आई थिंक फॉर्मूला होता है, किसमें, बाइनोमियल में होता है वो ये। c प्लस के qt की पावर रहना होता है। अच्छा, तो ये हमारे पास है, और ये क्वेश्चन पूछ रहा है किस में ये फॉर्मूला होता है ना। तो ये आई थिंक है ना, हालांकि प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन जो होता है ना उसका है, जिस पे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया नहीं है और सिलेबस में भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी जेनरेटिंग फंक्शन है, उस पे है ये, जो आपने बीएससी में पढ़े होंगे सब लोग, उसका क्वेश्चन है ये हालांकि फॉर्मूला ही है जस्ट। तो ये आपको देखना है किसमें एक्सप्रेशन आता है।
तो ये या भी तो सर ये बाइनोमियल का होगा या उसका पॉइसन का, दोनों में ही होता है केसेस। हाँ वो देखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे ये आई थिंक है ना, ये सिलेबस का नहीं है तो इसको भी स्किप कर दीजिए, तो ठीक है, ये सब आउट ऑफ सिलेबस गलती से आ गया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स नॉन नेगेटिव है। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं, एक्स नॉन नेगेटिव है, ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 0 है, x 0 1 2 डॉट 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 इस तरीके से है। अब आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है दैट इज पॉइजन 1, ऐसा कह रहा है ये। अच्छा, ये खुद ही कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ही मान के चल रहा हूँ ना, ये मतलब है इसका। तो ये पॉइजन 1 है, और x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, जिसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कह रहे हैं, वो यूनिफॉर्म 0 1 है। अच्छा, अच्छा बोल रहा है कि इसको और इसको इंडिपेंडेंट मान के चलो, इसको और इसको इंडिपेंडेंट लेके चलो, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, देन वेरिएंस ऑफ x क्या होगा। सो वेरिएंस ऑफ x क्या होगा, सो वेरिएंस ऑफ x को हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस प्लस दिस, फाइन। Let's name it T1, let's name it T2, okay. So it is something like variance of T1 plus T2, and question gives that T1 T2 are independent। वो क्वेश्चन में इस तरह का जम्सन आपको दे रखा है कि T1 T2 दोनों इंडिपेंडेंट है। तो आप इसको कैसे खोलेंगे वेरिएंस T1 प्लस T2 को, वेरिएंस T1 प्लस वेरिएंस T2 डायरेक्टली, कोवेरिएंस टर्म 0 बिकॉज इट इज गिवन दैट इंडिपेंडेंट। अब तो इजी हो गया। तो वेरिएंस ऑफ पॉइजन 1 क्या होता है, 1 ही होता है आई थिंक, है ना। और प्लस हाँ वेरिएंस सर, ऑफ यूनिफॉर्म 0 1 क्या होगा, 1/12। 1/4। 1/12। जी, तो इससे आ जाएगा, देखिए ये आंसर है। सो नेक्स्ट जो है आपका, है ना, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सारे हो गए, नेहा के नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। तो ये कह रहा है कि एक्स रैंडम वेरिएबल है जिसका पीडीएफ है बीटा फर्स्ट काइंड, है ना, एक्स जो एक्चुअली है बीटा फर्स्ट काइंड विथ पैरामीटर 10,6, ठीक है। अब वो इक्वलिटी लगा रखा, कोई दिक्कत नहीं, उसको अब छोड़ो। y जो है माइनस है x1 अपॉन x1 माइनस 1, या xi जैसा है ना, yi इज xi है, कोई दिक्कत नहीं, y1 y ही लिखो, तो y1 तत्काल लिख रहा हूँ, या yi लिखना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। तो ये एक्चुअली xi अपॉन 1 माइनस xi हो गया। ये तो ट्रांसफॉर्मेशन है जी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है yi का, बीटा सेकंड काइंड होता बीटा है। सेकंड काइंड। जी बीटा सेकेंड काइंड 10,6 हो गया। अब यहाँ कहना चाह रहा है z एक नया रैंडम वेरिएबल है, वो है समेशन yi बाई n, i फ्रॉम 1 to n। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि y बार है एक्चुअली, यही तो, हाँ z i लिखने की क्या जरूरत है इसको, हाँ z इज जस्ट, है ना, z ही है एक्चुअली, नॉट z i, y बार एक्चुअली, इट इज जस्ट z, so z is y bar। so they are asking you to find, अगर प्रोबेबिलिटी z मोर देन 2 जो है वो अल्फा है, हाँ, तो प्रोबेबिलिटी y बार मोर देन 2 अल्फा है। तो अब तो आप कर सकते हैं मुझे लगता है, क्या यहाँ से हम सेंट्रल वो लगा लेंगे, क्या करेंगे, वाई ये वाई आई जो मेरा था, वाई बार का distribution- अच्छा, तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप इस काम कीजिए ना, इसको हम लिख सकते हैं वाई बार को, आप क्या लिख सकते हैं, समेशन वाई आई अपॉन एन ही तो है, ओके, तो नो प्रॉब्लम। हम क्या करें, इसे लिमिट कुछ नहीं दिया क्या, एन क्या है, एक तो ना मुझे लग रहा है एन उन कुछ नहीं है ये, अच्छा एन यहाँ पे आई फ्रॉम 1 to n ले लिया है, और एक्स खुद एक रैंडम वेरिएबल था, वाई आई ये है, तो 78 अल्फा क्या होगा। अच्छा इसका मीन क्या होगा ये बताइए, वाई आई का मीन कितना है, मतलब ई ऑफ वाई कितना आता है, बीटा सेकेंड काइंड का मीन कितना आएगा यहाँ से बताइए, आई थिंक 2 आता होगा,
2 आएगा। है ना। एक्चुअली ये ना सेंट्रल लिमिट थ्योरम में फिट करने की कोशिश किया है, लेकिन थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे फिट करने की कोशिश किया है। तो वाई बार में 2 घटाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। तो जेड मोर और डिवाइड कुछ से करेंगे, दिक्कत तो है नहीं। तो यहाँ आ जाएगा जेड मोर देन 0, जो कि 1 माइनस 5 0 हो जाएगा। 5 0 हाफ होता है, तो अल्फा 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। और 1/2 आ जाएगा, 78/2 39 होता है क्या, देख लीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मिस हो गया है, बाकी सब ठीक है। और ये एक्स वाई जेड लिख के, ओके सर। हाँ, तो ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है और ये वाई बार है, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम से आ जाएगा डायरेक्टली। मीन 2 है और वेरिएंस से डिवाइड कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि राइट साइड में 0 हो जाने वाला है, तो वो जेड मोर देन 0 हो जाएगा। हाँ जी, जहर है क्लास में अभी, जहर कुमार पॉल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और किसका डाउट रह गया? इनका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये कह रहा है कि एफ एक्स वाई कॉन्टीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है विथ जॉइंट पीडीएफ। तो एफ एक्स वाई आपको दे रखा है इस तरह से कि ई की पावर माइनस वाई 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, जब 0 लेस देन एक्स लेस देन वाई लेस देन इन्फिनिटी है, ई की पावर माइनस एक्स एंड 1 माइनस ई की पावर माइनस वाई, जब 0 लेस देन वाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इन्फिनिटी है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो हम एक काम करते हैं, ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई कर लेते हैं। अच्छा, अब यहां से क्या करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करो, क्या दिक्कत है इसमें, एक काम करते हैं ना, डबल इंटीग्रेशन एक्स प्लस वाई ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एक्स वाई, राइट, डी एक्स डी वाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखिए, तो यहाँ से ये है कि आपको क्या करना है, यू हैव टू इंटीग्रेट ओवर द सपोर्ट। सपोर्ट आपका क्या है, सो देखो इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे इंटीग्रेशन को, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। सो विल ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स, है ना। इस पार्ट पे एक बार इसको इंटीग्रेट करो, फिर दूसरे पार्ट पे दूसरे को इंटीग्रेट करो। मतलब यू चूज वंस when you are taking limit this, you choose pdf as this, and when you are choosing limit as this, you choose pdf to this। हो तो क्या, किसका डाउट है ये, इज इट फाइन और नॉट, ये कर देता हूँ। ओके सर। देखिए क्या करना है, जैसे x प्लस वाई, अब आप पहला वाला पीडीएफ लिखिए, तो यहाँ आ जाएगा e की पावर माइनस वाई 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ से आप लिमिट देख सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ डी एक्स डी वाई। चलिए डी एक्स डी वाई, अब x की लिमिट लेंगे आप 0 से y, और फिर y की लिमिट लेंगे आप, x गायब हो जाएगा, तो 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। फिर दूसरे रीजन में आप x प्लस वाई, अब दूसरा वाला पीडीएफ लेंगे आप, e की पावर माइनस एक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस वाई डी एक्स डी, अब यहाँ डी वाई डी एक्स लिख सकते हो, मर्जी है आपकी, डी एक्स डी वाई भी फाइन है। तो डी एक्स में फिर यहाँ x की लिमिट होगी y से इन्फिनिटी, और y की लिमिट फिर x गायब हो जाएगा, क्योंकि x की लिमिट हो गया, x का काम हो गया है, तो y 0 से इन्फिनिटी। ये कर लीजिए, हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। ओके सर। बस हाँ हाँ तो हो आपको जाएगा। थोड़ा सा इंटीग्रेशन में एफर्ट्स करना पड़ेगा यहाँ पे, ये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एफ आपका आर स्क्वायर से आर में है ना। सो एफ जो मेरा है वो आर स्क्वायर से आर में है, और एफ एक्स वाई जो है दैट इज गिवन एज एक्स रेज टू पावर 5 माइनस, सर वो लास्ट वाली स्लाइड को दिखाइए एक मिनट, जो अभी लास्ट वाली थी जी, सर, इसमें जो आपने लिया है जो x की 0 टू, ओके ओके क्लियर, ठीक है सर। है ना, मतलब दो, लिमिट, हाँ ये 2 पार्ट थी ना, एक लिमिट यहाँ लगाई और दूसरी लिमिट यहाँ लगाई, ये है 2 सपोर्ट है, सपोर्ट 2 पार्ट में बटा हुआ है। ओके मुझे लगा था सर आपने दोनों इसमें वेरिएबल नहीं लिया है, बस यही देख रहा था। हाँ 2 अलग अलग पीडीएफ भी लिए हैं हमने, वो है सब जैसा सपोर्ट वैसा पीडीएफ। तो x की पावर आई थिंक 5 है 6 है, देख लीजिए एक बारी, 5 माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स की पावर 4y प्लस 2y स्क्वायर
तो x की पावर 5 माइनस 2y² माइनस x4y प्लस 2y²। अब आपसे पूछ रहा है कि r² एक रीजन है, ठीक है, हमें पता है। तो which of the following statement is true? F has local maximum at origin, minimum at origin, saddle point at origin, origin is not a critical point। चलिए ट्राई करते हैं। सो आप fx निकालेंगे, फंक्शन मैच कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपके पास आ गया 5x4 माइनस 4xy और माइनस 4x³ एंड ठीक है, प्लस 0 खत्म। fy 0 माइनस, है ना, तो माइनस 2x² माइनस x4 प्लस 4y। ओके, सो आपको क्या करना है, इक्वल टू 0, इसको भी पुट करना है इक्वल टू 0। तो वैसे दिख तो रहा है कि 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो हमें 0 0 से ही मतलब है। चेक कर लीजिए, 0 0 सॉल्यूशन है ऑब्वियसली, 0 रख देंगे हाँ सेटिस्फाई तो सर। कर जाएगा, सॉल्यूशन तो है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट तो है, तो डी ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि कह रहा है क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव आपका 0 हो जाए। ठीक है, अब आगे का प्रोसीजर होगा। तो आगे f(x)(x), तो f(x)(x) में हो जाएगा 20x³ है ना, माइनस 4y माइनस 12x² ठीक है। तो 20x³ माइनस 4y माइनस 12x², एक मिनट कर क्या रहा हूँ, एक्स करेस्पॉन्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है। f(x)(x) आ गया ये। फिर आप f(x)(y), सो यहाँ ये फाइंड करेंगे f(x)(y), तो y कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो माइनस 4x माइनस 4x, y का रेजोनेट करते हैं, हाँ, माइनस 4x³। अच्छा, प्रॉब्लम आई थिंक ये आ रहा होगा कि ये भी 0 0 हो जा रहा होगा तीनों। ओके, तो हाँ सर, ये हाँ ये प्रॉब्लम है ना। तो f(y)(y) हमारा यहाँ से करेंगे तो f(y)(y) लेकिन 4 आया, तो चूंकि r इसको हम बोलते हैं s t, तो rt माइनस s² 0 हो गया यहाँ पे। तो rt माइनस s² 0 हो गया, तो क्या होता है जी, इम्प्लाइज व्हाट, टेस्ट फेल। टेस्ट फेल। तो आपको टेस्ट अब कोई हेल्प नहीं करेगा, तो अब हेल्प कौन करेगा, डेफिनेशन। तो अब आपका डेफिनेशन हेल्प करेगा। चलिए अब डेफिनेशन से इसको अप्रोच करते हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेशन आपको अगर बता दूं एक बार मैं, कि जैसे कोई पॉइंट है ए बी इज लोकल मैक्सिमा ऑफ एफ एक्स वाई इफ एंड ओनली इफ, डबल इम्प्लाइज है, एफ ए बी is more than equal to fxy for all x comma y belongs to neighborhood of, ये तो मैं ऐसे लिख, नेबरहुड ऑफ ए भी लिख दूं या मैथमेटिकली लिखूं, चलो अभी नेबरहुड ऑफ ए बी, NBHD लिख दिया मैंने शॉर्ट में, नेबरहुड ऑफ ए बी। इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि रूट अंडर x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नेबरहुड ऑफ ए बी इन 2 डायमेंशनल फील्ड। मान लीजिए कोई पॉइंट ए बी है, तो इसके जो आसपास एप्सिलॉन रेडियस का, एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन रेडियस के सर्कल में जो भी लाई करेगा पॉइंट, वो उसका नेबरहुड में होगा 2 डायमेंशनल में, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है। सेम मिनिमा में क्या हो जाएगा, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, सेम चीज़। चलिए तो इससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको अब क्या करना है, डेफिनेशन लगाने हैं। तो आपका फंक्शन जो था हमारे पास कि f(x)(y) है x की पावर 5 माइनस 2x² y माइनस x रेज़ टू पावर 4y प्लस 2y², ठीक है। x की पावर 5 माइनस 2x² y माइनस x4y प्लस 2y²। अब आप अगर, जैसे आप सिंपली जानते ही हैं कि फंक्शन एट 0 0 0 ही आएगा। अब मैं 0 0 के ओरिजिन का कुछ पॉइंट सेलेक्ट करूंगा। जैसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं एप्सिलॉन 0 ले लेता हूँ मान लीजिए। तो आप जब एप्सिलॉन 0 लेंगे, y को 0 करेंगे, सब 0 हो जाएगा, तो एप्सिलॉन की पावर 5 हो जाएगी। और अगर एप्सिलॉन मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ अभी, तो ये पॉजिटिव है, ओके। अगर मैं 0 एप्सिलॉन फाइंड करके देखता हूँ, तो अब x को 0 रख दूंगा मैं, तो ये आ जाएगा 2
एप्सिलॉन स्क्वायर, सो ये भी पॉजिटिव है। अब मैं एफ ऑफ माइनस एप्सिलॉन कॉमा 0 निकालूंगा, तो ये कितना आएगा जी, कोई बताओ? माइनस एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन 5 जो कि नेगेटिव आज, क्योंकि एप्सिलॉन ने पॉजिटिव माना हुआ है। तो अब ध्यान से समझिए, ये है F00, F00, F00। तो सी केयरफुल्ली, f ऑफ माइनस एप्सिलॉन कॉमा 0 इज लेस देन F00, और ये हमको गारंटी दे रहा है कि 00 इज नॉट अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये सर नो चेक करो एक बारी, क्यों? अगर 00 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होता तो क्या होता, कोई बताओ मुझे इसका इंटरप्रिटेशन, कि अगर पॉइंट ऑफ मिनिमा होता तो क्या होता? मैं क्यों बोल रहा हूँ 00 पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं हो सकता? डेफिनेशन क्या है? सर ये रिफ्लेक्शन पॉइंट तो नहीं है शायद। नहीं नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमसे, ए बी इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इफ एंड ओनली इफ। कोई बताओ भाई, इसका मतलब बताओ मुझे, क्या लिखूं? ऊपर लिखा तो है मैक्सिमा का, उसी के टर्म में बताओ ना। तो सर एफ ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में भी। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू इट्स नेबरहुड ऑफ ए बी। ठीक है, समझो। तो अगर ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है ए बी ना, तो उसके आसपास का कोई भी पॉइंट एक्स वाई चूज कर लो तुम, उसके कंपैरिजन में एफ ए बी वैल्यू कम ही होगी। अब यहाँ ध्यान से देखो, माइनस एप्सिलॉन 0 जो है एक पॉइंट है इसके नेबरहुड में, और F00 की वैल्यू क्या इससे कम है? मतलब क्या ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है मिनिमा वाला? अच्छा छोड़ो, यहाँ देख लो, एक और पॉइंट देख लो, यहाँ देखो ध्यान से, अब इसको देखो ध्यान से। एफ एप्सिलॉन कॉमा 0 की वैल्यू ज़्यादा है F00 से, इसका क्या मतलब है? तो देखो सिंपल से समझो, यहाँ F00 कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिससे उसकी वैल्यू छोटी है, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिससे उसकी वैल्यू बड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि इससे लार्जर वैल्यू वाले भी पॉइंट्स हैं, वैल्यू देने वाले पॉइंट्स हैं, और ऐसे पॉइंट भी है जिसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू स्मॉलर भी है। तो बताओ 00 क्या होगा? क्या वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकता है? क्या पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकता है? यस और नो? सैडल नहीं पॉइंट सर, होगा। सैडल पॉइंट। ये सैडल पॉइंट होगा, क्योंकि ये बता रहा है कि 00 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं है, दिस इज नॉट अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्योंकि अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता तो उसके नेबरहुड में कुछ भी पॉइंट ले लो, उस कुछ भी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू F00 से कम ही आएगी, तब हम गारंटी दे पाएंगे 00 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अगर 00 पॉइंट ऑफ मिनिमा होता तो मैं उसके नेबरहुड में कोई भी पॉइंट चूज करूं, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू उससे ज़्यादा ही आएगी। बट यहाँ ऐसा हो रहा है कि एक पॉइंट ऐसा मिला जहाँ वैल्यू उससे कम है, एक पॉइंट ऐसा मिला जहाँ वैल्यू ज़्यादा है, तो मतलब ये बीच में है। तो बीच में एक क्रिटिकल पॉइंट है जो मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी नहीं दे रहा है, तो उसको हम सैडल पॉइंट बोलते हैं। तो ये सैडल पॉइंट एक्चुअली, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है नेहा, हाँ, सो ये जो आपका क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंस टू 0 x, अब ये ब्रैकेट में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 5/x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 25/x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 125/x। तो ये क्या होगा? यहाँ क्या करें, तो इसका इनइक्वालिटी ले लेते हैं, उससे कर लो। ये क्या होता है रिलेशन ग्रेटेस्ट? सर इसका सर मैंने किया है सर, जी x माइनस और ब्रैकेट में जो है ना, जी थर्ड जी, ब्रैकेट में हाँ उसको हाँ, करके सर
उसको करने से मतलब मैंने की है सॉल्व सर, ग्रुप में देखिए सर। भेजा आपने सॉल्यूशन? हाँ सर, ग्रुप में भेजी है सर। अच्छा ठीक है, तो ओके, तो आपने क्या किया, इसको घटा, अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया और इधर फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। और फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 में होता है, सही बात है। तो 1 बाई फ्रैक्शनल पार्ट 1 से इन्फिनिटी हो गई, ओके। तो यहाँ से क्या हुआ, तो ये 0 को अप्रोच कर दिया क्योंकि x टेंस टू 0 है। 5/x, 25/x, 125/x, तो मतलब इन तीनों का सम का क्या लिमिट 0 आ जाएगी। अच्छा वो x 0 कर देगा ना, ओके ओके, देखिए आप जो कह रहे हैं ठीक है ठीक है, ये भी ठीक है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना। तो ये इन्होंने यूज़ किया है। तो क्या किया इन्होंने कि यही इसी इक्वेशन से कि बॉक्स x को हम लिख सकते हैं x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है एक्चुअली वो हमेशा 0 से 1 के बीच रहेगा। तो x इंटू फ्रैक्शनल, जैसे आपको याद होगा कि x साइन x की लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 पे क्या आती है, 0. जीरो हाँ। आएगी सर। तो जिस रीजन से ये 0 आती है उसी रीजन से ये भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है ना। वैसा है, या कोई और भी वैल्यू है, अगर आप मैं अपॉन भी कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, है ना। ये क्योंकि अगर वैल्यू नॉन जीरो Okay, sir. सर ये 5/x है फ्रैक्शनल पार्ट में, तो फिर कैसे ये जीरो होगी? कोई दिक्कत नहीं है। तो x टाइम बाहर x है ना तुम्हारा, वो बाहर x उसको 0 पे ले जाएगा, जो बाहर वाला x है। जो 5/x है, x तुम्हारा 0 पे जा रहा है ना, यस सर। तो 5/x कहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे। तो यस सर। इसकी वैल्यू जो भी जा रहा है, इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है, तो चाहे 5/x इन्फिनिटी पे जा रहा हो, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है 0 to 1 लाई करेगी। है ना, बाउंडेड है कि नहीं। यस तो सर। x इंटू 5/x जो आपका है फ्रैक्शनल पार्ट, उसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 0 0 क्लियर सर। तो वो जो उन्होंने सॉल्यूशन भेजा है ठीक है, बस ये लास्ट में 0 कैसे हुआ, तो इसका ये रीज़न है। तो बाकी 0 हो गया और जो पहले टर्म्स हैं उसमें कट गया वो, ठीक है। तो पहले वाले टर्म में x कैंसिल हो गया, 5/x, 25/x, 125/x में x कैंसिल हो गया, अब बाकी में उस x ने उसको 0 पे भेज दिया, तो 155 आ गया, ठीक है। तो हो गया सॉल्यूशन राइट ग्रुप में, ठीक है। तो और कुछ रह गया किसी का डाउट? ओके, तो अब क्या करें हम, 2013 सर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मैच कर रहा था यूनिफॉर्म। कहाँ है क्वेश्चन? वो आपने बताया था लास्ट टाइम, मैंने भेजा था तो मैंने वो किया, फिर उससे उसका आंसर 0.25 आ रहा था, लेकिन मेरा नहीं आ रहा था सर, मैंने भेजो या उसी फिर तरह। अगले क्लास में पूछो। तो ये है। तो अभी मैं 2023 का डिस्कशन कर देता हूँ, सॉरी 2023 कह रहा हूँ, 2013 का जो पेपर है ना, उसका एक बार हम लोग अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। तो 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो। अभी क्या टाइम हुआ है, 22:16, मतलब 10:16 हुआ है। तो हम लोग 10:25 पे स्टार्ट करते हैं ना, 10:25 पे 10 मिनट का ब्रेक ले लो आप लोग। तो 10:25 पे स्टार्ट करेंगे और ये 12 बजे तक चलेगा, ठीक है। तो 2013 का हम लोग पेपर कंप्लीट कर लेंगे आज डिस्कस। तो आप लोग थोड़ी देर का ब्रेक ले लो और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं।